फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टोटल सॉलिड्स आएंगे। टोटल सॉलिड्स के बाद में ऑर्गेनिक मैटर, फिर एल्कलिनिटी देखेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हार्डनेस की। हार्डनेस की बात करेंगे हम लोग पीएच की। पीएच के बाद एसिडिटी की बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सल्फेट्स की। सल्फेट्स, क्लोराइड्स, डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की, फ्री एंड रेसिडुअल क्लोरीन की, क्लोरीन डिमांड्स की और क्लोरीन डोजेस की। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं टोटल सॉलिड्स किस तरह से निकालते हैं। देखो टोटल सॉलिड्स क्या हुआ, पानी के अंदर प्रेजेंट सॉलिड टोटल सॉलिड होते हैं। इसमें दो तरह के सॉलिड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स की, सस्पेंडेड सॉलिड्स, और दूसरी हम लोग बात करेंगे डिजोल्व सॉलिड्स की। तो देखो सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जिनका सस्पेंशन बनता है, जिसको हम लोग न्यूड आइज से देख सकते हैं पानी के अंदर, जो आपको साफ साफ तैरते हुए दिखाई देंगे। तो टोटल कितना सस्पेंडेड सॉलिड, इसकी वजह से जो पानी है वो सीधा सीधा बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ओपेक सा हो जाता है। तो पानी के अंदर दिखना बंद हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। तो उस पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड और डिजोल्व सॉलिड दोनों निकाले जा सकते हैं। तो दोनों को अगर निकाल लिया तो वो तो हो जाएगा टोटल सॉलिड, और अगर अलग से सस्पेंडेड सॉलिड निकालते तो उसका तरीका भी सेम है। इसमें जो यूनिट काम में ली जाएगी वो यूनिट हम लोग काम में लेंगे मिलीग्राम पर लीटर, वो पीपीएम के अंदर निकलता है। इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 से लेकर के 1000 पीपीएम तक। इतना जो है टोटल सॉलिड कंटेंट जो है वो अलाउड माना जाता है पानी के अंदर, क्योंकि ये अमाउंट पीपीएम में है। दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रही है पर पीपीएम में ये अमाउंट काफ़ी कम है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस है, टोटल सॉलिड्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इस तरह से एक खाली बीकर ले लीजिए आप। इस खाली बीकर का आप वेट कर लीजिए, ये खाली बीकर का वज़न हो जाएगा W1। फिर इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर पानी भर लो। पानी भरने के बाद में जिस भी पानी के सैंपल का तुमको निकालना है टोटल सॉलिड, उस टोटल सॉलिड को निकालने के लिए आप लोग क्या करो, इसमें VML पानी ले लो। ML पानी कितना भी, लगभग 10 ml, 20 ml, 50 ml, जो भी आपकी श्रद्धा वैसे भर लो। भरने के बाद में इस पानी को गर्म करके और इसका जो जितना भी पानी है उसको उड़ा देना है। उड़ाने के बाद में आपको क्या करना है, उड़ाने के बाद में आपको टोटल सॉलिड का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें जो W2 आया, W2 क्या है, ये जो पानी उड़ने के बाद में जो इस बीकर का वज़न है नया, वो वाला हो जाएगा W2। W1 खाली बीकर का जो वज़न है वो, और पानी VML पानी जो तुमने भरा था, ये VML पानी जो तुमने भरा है उसका ML हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख दो, ML को लीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। और यहाँ पे रख दो नीचे। नीचे लेने के बाद में तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो इस टोटल सॉलिड कंटेंट हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है कि भाई पानी में कितना सॉलिड था वही इसमें बचेगा ना। तो जो सॉलिड बचा है उसके अंदर इसके पानी का डिवाइड कर दो, बस सीधी सी बात है। कितना पानी लिया था उसमें से इतना सॉलिड है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में पीपीएम में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर से सस्पेंडेड सॉलिड भी निकाल सकते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड निकालने के लिए भी वही सेम चीज़ है, फ़िल्टर पेपर ले लो, है ना। फ़िल्टर पेपर लेकर के फ़िल्टर पेपर का खाली का वज़न कर लो, वो हो गया W1। उसके बाद में इस फ़िल्टर पेपर को इसमें रखो ऊपर। ठीक है। या फ़िल्टर पेपर के अंदर यहाँ पे रख दो। इसके अंदर फ़िल्टर पेपर को कीप के अंदर रख करके और पानी का VML ले लो, उस पानी को इसमें से छान लो। फ़िल्टर पेपर गीला हो जाएगा, उसको सुखा लो, फर्नेस के अंदर सुखा लो। और उसके बाद में इसको सुखाने के बाद में इसका वापस वज़न कर लो। वापस जो वज़न आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा W2 वज़न हो गया। W2 वज़न जो होगा उसको W1 से माइनस करके और V लीटर का डिवाइड करके पानी का, और तुम्हारे पास में सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ये हमारा सबसे पहले हुआ टोटल सॉलिड कंटेंट। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, पानी के अंदर जो भी कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई चीज़ है वो सब ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीजन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है पानी के अंदर। तो जितनी भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो सब ऑर्गेनिक मैटर से निकाली जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होता रहता है। तो जो डिकम्पोज होने वाला ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि अंदर की तरफ कोई भी छोटे मोटे अलगाई फंगस हो सकते हैं, प्लैंकटन्स हो सकते हैं, या कोई भी जो वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, वो भी उसके अंदर आएगा। ठीक है। तो खाने की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होगी वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसको डिटरमाइन करने का 3 तरीके होते हैं।
इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तो ये लो इग्निशन ऑफ ड्राई रेसिड्यू आफ्टर इवापोरेशन। पानी ले लो, उसको सुखा लो, सुखाने के बाद में जो आपका फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर से रेसिड्यू को हटा लो। रेसिड्यू को हटा करके और उसको फिर तुम जलाओगे तो जलाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है उससे पता पड़ेगा कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका है KMnO4 से ऑक्सीडेशन। जितना ज़्यादा KMnO4 यूज़ होगा उतना ही उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। और तीसरा तरीका है ये जेल्डोल मेथड। जेल्डोल मेथड से नाइट्रोजन का पता लगाया जा सकता है, और अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाना है तो वो कंबशन मेथड से पता लगाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं ऑर्गेनिक मैटर को फाइंड करने के। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो आजकल डिजोल्व ऑक्सीजन से पता की जाती है, तो ये ज़्यादा काम का नहीं आएगा, पर फिर भी आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब देखो इसके नेक्स्ट आ गया हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? पानी, भाई देखो, जो जिस पानी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसके अंदर साबुन झाग देता है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें साबुन झाग नहीं देता है। सिंपल डेफिनेशन है, पहले भी पढ़ रखी है तुम लोगों ने, तुमको आती भी ये चीज़। इसमें देखो हार्डनेस जो है वो पीपीएम में नापते हैं। अब तक तुमने जितने भी देखो जनरली सब पीपीएम में ही नापते, तो पीपीएम तो यूनिवर्सल लिमिट मान लो तुम लोग, ठीक है। तो हार्डनेस जो है वो CaCO3 का पीपीएम में मेजरमेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हार्डनेस दो तरह की होती है, कार्बोनेटेड हार्डनेस और एक नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस, कार्बोनेटेड हार्डनेस का मतलब होता है इसमें कार्बोनेट के आयन होंगे, जैसे ये कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन। इसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है। किसके कार्बोनेट्स हैं ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स है, ठीक है। ये टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है क्योंकि इसे सिंपल गर्म करके भी हटाया जा सकता है, बॉइलिंग से हटा सकते हैं। और इसके अलावा लाइम ऐड करके भी, लाइम मतलब हो गया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके भी तुम इसको हटा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कैल्शियम हार्डनेस है ना, सॉरी, लाइम हो गया हमारे पास में। लाइम ऐड करने से क्या होता है, ये जो कैल्शियम है ना, ये कार्बोनेट निकल के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉन कार्बोनेट्स की। नॉन कार्बोनेट्स क्या हो जाएंगे? क्लोराइड्स और सल्फेट्स। किसके क्लोराइड्स और सल्फेट्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फिजिकल मेथड्स हैं इनसे इनको हटाया नहीं जा सकता है। अब परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए जियोलाइट मेथड यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं, या फिर डीमिनरलाइजेशन करते हैं डीएम प्लांट में। जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड अगर आप तुम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 11th क्लास की बुक के अंदर दे रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब हार्डनेस को मेज़र करने का क्या तरीका है? हार्डनेस को मेज़र करने के तरीके के अंदर क्या आता है, मैं एक मिनट तुमको दूसरी स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं देख पाओगे तुम। देखो यहाँ पे मैं टोटल हार्डनेस किस तरह से निकालते हैं उसका टाइट्रेशन मैंने बना रखा है। इस टाइट्रेशन के अंदर देखो, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो मैंने लिखा है N/50 EDTA सॉल्यूशन, ठीक है। N/50 EDTA सॉल्यूशन को तुमको बनाना, ये नॉर्मलिटी वगैरह तुमको बनाना आना चाहिए क्योंकि तुमने MSc केमिस्ट्री में करी है, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी वगैरह तुमको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं निकालते तो अभी वो समय नहीं है कि तुम्हें नॉर्मलिटी मोलरिटी भी समझाया जाए, फिर तो रेस से ही बाहर हो तुम लोग, ये भी सोच सकते हो। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट नीचे की तरफ जो हमारा बीकर है उसके अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे। इसके अंदर हम लोग लेंगे 50 ml सैंपल। 50 ml सैंपल के साथ में अमोनिया बफर डालेंगे ताकि पीएच ज़्यादा चेंज ना हो, वेरी ना करे, जो पानी की पीएच है अभी वही बनी रहे। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें EBT एज ए इंडिकेटर। EBT क्या है? इरिक्रोम ब्लैक टी। इरिक्रोम ब्लैक टी जो होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। EBT डालेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ EBT डालेंगे। EBT डालने के बाद में ये जो सोल्यूशन बनेगा, तैयार होएगा, वो तुम्हारा वॉयलेट कलर का होगा, ठीक है। ये वॉयलेट कलर के सॉल्यूशन के अंदर आप EDTA डालोगे। EDTA डालने पर जो तुम्हारा एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट आने पर तुमको जो टाइट्रेशन की यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। तुम्हें पता ही है टाइट्रेशन किया हुआ है तुम लोगों ने, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी एंड पॉइंट को नोट कर लो और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम बोलोगे 20 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर? तो 20 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने लास्ट वाली स्लाइड में जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, उसको पूरे को सॉल्व किया था तो 20 आया था जनरली। तो ये फास्ट तरीका निकालने का। बाकी क्या फॉर्मूला था वो मैं दिखाता हूँ तुमको। ये था फॉर्मूला जिसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन लिखेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुमको कैल्शियम और मैग्नीशियम का अलग अलग से टाइट्रेशन करना पड़ता है। कैल्शियम हार्डनेस अलग निकालनी पड़ेगी, मैग्नीशियम हार्डनेस अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
उसके बाद में ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। नीचे की तरफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2 आयन, और इधर मैग्नीशियम +2 आयन का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब तुमको ये तो आना ही चाहिए कि भाई किस तरह से निकालते। तो जैसे मान लो मैंने ये इसका निकाल के बताता हूँ। जैसे Mg+2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, Mg का ग्राम मोलर मास क्या है 24, इसका चार्ज क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 12। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट वही सबका जोड़ लो, है ना। कैल्शियम का ग्राम मोलर मास जोड़ लो, फिर कार्बन का जोड़ लो, ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। सबको जोड़ करके इसके अंदर इसका 2 का डिवाइड करना है, क्योंकि कैल्शियम पर भी +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट पे भी -2 चार्ज होता है। तो 2 से डिवाइड कर लो, उससे तुम्हारे पास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। इस तरह से तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। यहाँ पे रख दिया इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू, और फिर इसको सॉल्व करोगे तुम तो फिर तुम्हारे पास टोटल हार्डनेस आएगी। ठीक है, इस तरह से टोटल हार्डनेस निकाल जाती है। फॉर्मूले कोई नहीं पूछने वाले, क्योंकि स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो स्टेट लेवल एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा। आपको इस तरह से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक बात है, जो हमारी टोटल हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस जो है वो कैल्शियम हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस, ये बोलो कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इनका टोटल होता है, सम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो जो हमारी टोटल हार्डनेस है वो एल्कलिनिटी के बराबर या उससे छोटी है, उस केस में जो आपकी कार्बोनेट हार्डनेस है वही आपकी क्या होगी, टोटल हार्डनेस होगी। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास में, मैंने जो यहाँ पे लिखा है वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग टोटल हार्डनेस ही कार्बोनेट हार्डनेस है तो कार्बोनेट हार्डनेस इसकी जगह रख सकते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस से कार्बोनेट हार्डनेस कट गई, तो फिर बचा क्या हमारे पास में, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। ये ऑब्वियस चीज़ है, समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको बोल रखा है कि टोटल हार्डनेस जो है वो एल्कलिनिटी से ज़्यादा है। एल्कलिनिटी से ज़्यादा होने पर क्या होगा, जो कैल्शियम हार्डनेस है वो एल्कलिनिटी के बराबर होगी। उस केस में जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी होगा। ये सिंपल चीज़ है, ये समझ में आ गई होगी। तो इसमें यूँ रिलेशन भाई, मतलब अगर वो टर्म पूछ लेता है तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो रेंज बता रखी है कि सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस क्या होनी चाहिए। तो जो सॉफ्ट वाटर है उसकी हार्डनेस 75 ppm से कम होनी चाहिए। मॉडरेट हार्डनेस क्या होगा, 75 से 200 ppm के बीच में। और हार्ड वाटर के अंदर क्या होगी, 200 ppm से ज़्यादा हार्डनेस होगी, वो हार्ड वाटर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बनते हैं अगले पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पीएच। पीएच जो है वो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन्स होता है ना। ये जो यहाँ पे H+ की कंसनट्रेशन वो किस में लिखी जाएगी, मोल पर लीटर के अंदर। मोल पर लीटर क्या हो गया, मोलरिटी हो गई। ठीक है, तो मोलरिटी के अंदर ये H+ की कंसनट्रेशन रख दो, तो तुम्हारे पास जो नेगेटिव लॉग आएगा वो पीएच आएगा। कैसे मेज़र करते हैं, या तो पीएच स्केल से मेज़र करते हैं या फिर किससे करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। ये चीज़ आनी चाहिए तुमको, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पोटेंशियोमीटर से मेज़र करते हैं। इसके अंदर लिमिट क्या है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो 6.6 से लेकर के 8.5 ये ड्रिंकिंग वाटर की पीएच होती है। ठीक है, इसी के बीच का पानी पीना चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, 2 फॉर्मूले और याद रखने हैं, पीएच और पीओएच के। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू होता है 14, और H+ आयन की कंसनट्रेशन और OH- कंसनट्रेशन जोड़ लो तो हमारे पास में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 10⁻⁻14 आंसर आता। तो यहाँ से तुम लोग H+ की कंसनट्रेशन निकाल सकते हो अगर OH- की दे रखी है तो, और फिर इस कंसनट्रेशन को यहाँ पे पुट करके और तुम पीएच भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी पीएच की। पीएच सिंपल इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं एल्कलिनिटी की। एल्कलिनिटी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं एल्कलिनिटी क्या है। तो ये क्या होती है एल्कलिनिटी, जो पानी के अंदर H+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना, वो आयंस की प्रेजेंस एल्कलिनिटी कहलाती है। कि वो कितना आयन प्रेजेंट है, कितना कंसनट्रेशन है, वो उसकी एल्कलिनिटी होती है। तो जनरली एग्जांपल्स में ये कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है। इसके अलावा और भी कई सारे आयन्स होते हैं जो कि एल्कलिनिटी के अंदर काउंट होते हैं, पर मेजरली यही चीज़ हमारी मोस्टली पूछी जाती है, इसलिए यही लिखी है यहाँ पे। ये जो एल्कलिनिटी होती है उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जो हमारी पाइप्स हैं, पाइप्स के अंदर की तरफ वाइट लेयर बन जाती है। उस वाइट लेयर की वजह से पाइप के अंदर जो है वो पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है।
ठीक है, तो ये एल्कनिटी का मेन काम है। दूसरी बात, एल्कनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही पानी बिटर होता जाएगा, कड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किस में मेज़र करते हैं, तो वही पीपीएम में मेज़र करते हैं। किसके इक्विवेलेंट होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। हार्डनेस भी किसके इक्विवेलेंट थी? कैल्शियम कार्बोनेट की। एल्कनिटी भी किसके इक्विवेलेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अभी लास्ट जो हमने देखा था कि जो वो कैल्शियम सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस थे जो थी वो एल्कनिटी के इक्वल हो गई थी, हमने देखा था जब हार्डनेस, टोटल हार्डनेस की बात कर रहे थे हम लोग पहले। तो ये दोनों का सेम रिलेशन है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला भी वैसा का वैसा ही है, बस इसमें सिंपल ये है, वही कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, वही इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इक्विवेलेंट ऑफ वही जो आयन है उसका इक्विवेलेंट वेट रखना है। ठीक है, फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल हार्डनेस जैसे निकालते हैं ना वैसा का वैसा ही फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ये नीचे की तरफ ये क्या चीज़ दे रखी है, इसको समझाता हूँ मैं एक बार, तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड ले जाता हूँ जिसके ऊपर इसका टाइट्रेशन दिखाता हूँ मैं, एल्कनिटी का टाइट्रेशन कैसे करना है तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रखा है कि ये आयंस बनते कैसे हैं, कार्बोनेट आयंस और OH माइनस आयंस बनते कैसे। तो देखो, जैसे पानी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 बनाएगी, ये H2CO3 टूट करके HCO3 माइनस बनाएगी, HCO3 माइनस टूट करके CO3 माइनस 2 बनाएंगे। यहाँ पे CO3 माइनस 2 वापस पानी के साथ जुड़ करके इस तरह से और OH माइनस आयन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पानी में एल्कलिनिटी बढ़ती जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है। तो जो हमारा डीमिनरलाइज वाटर होता है पावर प्लांट्स में या फिर किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसके अंदर आजकल जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स बन गए हैं उनके अंदर क्या करा जा रहा है कि उसके अंदर SBA सैक वगैरह कुछ वेसल्स लाइन में लिए जाते हैं। उसके अंदर डी एरिएटर्स होते हैं, डी गैसर्स होते हैं। डी गैसर्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव इसलिए करते हैं ताकि आगे जाने पर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो पाए। और जहाँ पे स्टोरेज टैंक होते हैं उन स्टोरेज टैंक्स के अंदर भी पूरी तरह से पैक किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी एंटर ना कर सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एंटर कर गई तो वो पानी के अंदर आयंस बनाएगी, और पानी के अंदर अगर आयन बनेंगे तो एल्कलिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता ही दिया, टेस्ट बेटर हो जाता है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसका मेजरमेंट करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू। टाइट्रेशन कैसे करना है इसका? आपका जो टाइट्रेंट है वो तो लेना है N/50 H2SO4। नीचे बीकर में क्या लोगे तुम? तो बीकर में क्या लेना है तुम्हें? एक तो 50 ml सैंपल लेना है। 50 ml सैंपल, पानी का सैंपल ले लिया। पानी के सैंपल के अंदर सबसे पहले तुम्हें डालना है HPH। HPH क्या होता है? फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर डाल दो। फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर जो होता है वो कलरलेस होता है और उसके एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये रेंज है इसकी। रेंज क्या है? 8.6 pH से लेकर 10.3 pH। जब ये pH अचीव हो जाती है तो इसका कलर किस में बदल जाता है? पिंक कलर में बदल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले नीचे सैंपल लेकर के HPH डाल दो और ये H2SO4 को खाली करो। H2SO4 जब तुम इसमें खाली करोगे तो मान लिया कि तुम्हारा H2SO4 यहाँ तक खाली हो गया, इस जगह तक खाली हो गया, तो इस वैल्यू को तुम मान लो P। क्या? P मान लो। ठीक है, अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? अब तुम इसे या M मान लो, P की जगह तुम पहले इसको M मान लो, कुछ भी मान सकते हो। वैसे फिनोफ्थिलिन की वजह से कर रहे हैं इसलिए इसको मान रहे हैं P। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे मान लिया P, ये P मान लिया। अब तुम क्या करो? वापस से सैंपल लो, 50 ml सैंपल ले लो और उसके अंदर MEOH डालो। MEOH जो होता है उसकी pH रेंज होती है 3 से लेकर 4.5 तक, या ऐसे तुम ये बोल लो 1.8 से लेकर के 4.3 तक। ठीक है, यहाँ तक की pH हो गई। अब तुम ये डालोगे तो वापस से टाइट्रेशन करो, फिर से एंड पॉइंट ले आओ। एंड पॉइंट लाने पर तुम्हें याद होना, तुम ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इसका ऑरेंज रेड कलर होता है वो येलो कलर में बदल जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारा जो H2SO4 है वो यहाँ तक खाली हो गया, तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है उस डिफरेंस को तुम बोल दो कैपिटल M। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें एल्कलिनिटी को मेज़र करना है तो डायरेक्ट जो टाइट्रेशन की रीडिंग आ रही है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो तुम्हें डायरेक्ट करने का तरीका। और तुम अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि नहीं सर हम फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला की बात करेंगे। उससे पहले कुछ बात और हो जाए कि देखो हमने 2 बार टाइट्रेशन क्यों किया? 2 बार हमने टाइट्रेशन इसलिए करा क्योंकि 10 से लेके 8.3 की जो pH होती है ना वहाँ पे OH माइनस सारे और आधे
कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो अपना रिएक्शन दे देते हैं। उसके बाद में 8.3 से लेके 4.5 की पीएच तक जब जाते हैं तो कार्बोनेट और आधे कार्बोनेट आयन और बाकी आधे बाइकार्बोनेट आयन है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब वो रिएक्शन दे देंगे, डिटरमाइन हो जाएंगे। और जब pH 4.5 तक पहुंचेगी ना, तब तक तो सारे के सारे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये था हार्डनेस वाला ही, है ना। ये पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले की बात करी थी, हार्डनेस वाला ही फॉर्मूला, जिससे भी तुम लोग अलग अलग कार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट हार्डनेस और हाइड्रोक्साइड हार्डनेस या फिर इनकी कंसंट्रेशन बोल लो, इनकी कंसंट्रेशन पता करके भी तुम लोग एल्कलिनिटी निकाल सकते हो। पर ये फॉर्मूला ज़्यादा इतना काम नहीं आएगा, उससे बेटर है तुम मैंने जो बताया था अभी वो उस तरीके से कर लो, या फिर एग्ज़ाम में तुमको अगर तीनों की कंसंट्रेशन दे रखी है तो भी तुम एल्कलिनिटी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, अब वो जो मैंने पहले भी बताई थी H2SO4 की जो अलग अलग अमाउंट डाल रहे थे, तो H2SO4 का जो अलग अलग अमाउंट डाल रहे थे उसको मैंने बताया कि एक को P मान लो, एक को M मान लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैंने ये टर्म्स दे रखी है, इसको देखो ध्यान से, कि अगर जो आपका P है वो M/2 से छोटा है, मतलब जो M/2 का मतलब हो गया जो सेकंड नंबर पे तुमने H2SO4 की अमाउंट ली ना, उसकी बात हो रही है। अगर वो M/2 से छोटा है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो आपको तुम्हारा P आता है, P वॉल्यूम जो आता है H2SO4 का, वो अगर तुम्हारा M/2 से बड़ा है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट ज़्यादा है। अगर P तुम्हारा M/2 के बराबर है तो कार्बोनेट एल्कलिनिटी ओनली उसके अंदर प्रेजेंट है, और P बराबर 0 है तो इसका मतलब तुम्हारी बाइकार्बोनेट ओनली प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें वो है क्लोराइड्स। देखो भैया, क्लोरीन और क्लोराइड में फ़र्क होना चाहिए तुमको। क्लोरीन का मतलब होता है Cl2, ठीक है, जबकि क्लोराइड का मतलब होता है Cl माइनस आयन्स। Cl माइनस आयन जैसे NaCl, उसके अंदर Cl माइनस आयन, तो उसको सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, है ना। इस तरह से समझ में आना चाहिए कि क्लोराइड्स का क्या मतलब है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से। मतलब ये सॉल्ट का पार्ट होता है, सॉल्ट के साथ में होता है क्लोराइड, ठीक है। तो जो ये क्लोराइड है, ये इसकी खास बात ये है कि ये रो वाटर में बहुत कम होता है भैया। रो वाटर में अगर बहुत कम है, इसका मतलब है कि उसमें बाहर से कहीं से भी क्लोराइड नहीं मिल रहा है। अगर रो वाटर के अंदर अगर क्लोराइड बढ़ रहा है, इसका मतलब 100% ये मान के चलो कि कोई इंडस्ट्री जानबूझ करके और किसी गलत तरीके से उसके अंदर अपना पानी डाल रही है जिसके अंदर क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा है। उसके अलावा किसी ना किसी जैसे खेत वगैरह अगर आसपास हैं तो उसके अंदर से भी क्लोराइड जो है वो पानी के अंदर मिलाए जा रहे हैं, उनके वेस्ट से भी पानी के अंदर क्लोराइड मिल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रो वाटर में क्लोराइड की अमाउंट बढ़ती है तो वो किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो इसकी इम्पैक्ट्स के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये पानी के टेस्ट को ख़राब करता है। उसके अलावा आपको हाइपरटेंशन की बीमारी भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। अब इसका टाइट्रेशन कैसे करना है, इसका टाइट्रेशन सिंपल है, कुछ नहीं, 50 ml सैंपल के अंदर 2 से 4 बूंद जो है वो पोटेशियम क्रोमेट की मिला दो, पीला रंग हो जाएगा। पीले रंग को फिर AgNO3 से टाइट्रेट कर लो, वाइट प्रेसिपिटेट आने तक टाइट्रेट कर लेते हैं। उसका एंड पॉइंट आ जाएगा, एंड पॉइंट आने के बाद टाइट्रेशन की जो नॉर्मल रीडिंग्स होती है जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखें इसकी क्या क्या लिमिट्स हैं। तो क्लोराइड की जो लिमिट है वो 250 ml पर लीटर, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। और रिजेक्शन की लिमिट क्या है, रिजेक्शन की लिमिट है 1000 तक। 1000 तक की रिजेक्शन लिमिट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी कारणवश आपको पानी को रिजेक्ट करना है तो 1000 से नीचे रिजेक्ट नहीं कर सकते, 1000 के ऊपर ही तुम रिजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी बात हुई क्लोराइड की। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका अगला पार्ट और बनाऊंगा, तो सुबह मैं उसका अगला पार्ट डालूंगा। अभी क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और रह रहे हैं, तो अभी तो यहाँ तक रख रहा हूँ। फिर मैं कल दिन तक एक और पोस्ट कर दूंगा जिसके अंदर तुमको क्लोराइड की रिमेनिंग और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का पता पड़ जाएगा, ठीक है।